तो मेरा सबसे पहले सवाल होगा सर कि आपकी फ़िल्म मेकिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कि कब आपको आइडिया आया कि मुझे फ़िल्म मेकर बनना है? सबसे पहले तो मैं सबको हेलो बोलना चाहूँगा और थैंक यू आकाश फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस मीट। एक्चुअली मेरी जर्नी जर्नी जो है वो बहुत ही क्या कहेंगे एक्सीडेंटली स्टार्ट हुई। आई वाज़ एन साइकियाट्रिस्ट। पहले मैं तो मैं मतलब नॉट साइकियाट्रिस्ट, मैं साइकोलॉजी की स्टडी कर रहा था बेसिकली। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स वगैरह में भी गया। थिएटर में मैं एक्सीडेंट से आया था। तो मेरी जर्नी बेसिक थिएटर आर्टिस्ट से चालू हुई। उसके बाद फिल्म्स में आया। तो सबसे पहले हुआ यूँ था कि थिएटर में मैं आया, मेरे कोई फ्रेंड मुझे लेकर गए थे, वहाँ पर कुछ लोगों की ज़रूरत थी। उसके बाद एक बार गया तो फिर वापस नहीं आया। 2-4 साल थिएटर किया, उसके बाद थिएटर के बाद इंटरेस्ट बढ़ा सिनेमैटोग्राफी में और एडिटिंग में। तो थिएटर के साथ-साथ मैं एडिटिंग करता था अपने, मतलब अकेला रहता था मैं वहाँ पर ग्वालियर में। तो वहाँ पर अपने मतलब डेली नीड्स को पूरी करने के लिए घर से पैसे कम मिलते थे या मिलते ही नहीं थे लगभग, क्योंकि थिएटर जॉइन कर लिया था तो उन्होंने मना कर दिया था कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो डेली नीड्स को पूरा करने के लिए एडिटिंग सीखी और साथ में चालू की। उसके बाद एडिटिंग के साथ-साथ सिनेमैटोग्राफी भी सीखनी चालू की। वहाँ पर पैसे थोड़े बच्चों को सिखाने के लिए एनुअल फंक्शंस कराने के पैसे मिलते थे। तो उसके बाद थिएटर में पैसे मिलने लगे तो सिनेमैटोग्राफी जॉइनिंग की। थिएटर में सॉरी, मतलब एक-एक प्ले के पैसे मिलते थे? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, वो पहली बार हुआ था हमारे यहाँ पर ग्वालियर में। क्या है, जो ग्रेड्स थे कि जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं उनको मंथली 6,000 मिलते थे। और आपको 2 साल काम करने के बाद आपको है ना फिर 2,000 रुपये पर मंथ मिलने लगता था, जिसमें आपको सब कुछ करना होता था। प्लेस नुक्कड़ उक्कड़ तो वो मैनेज करके, मतलब वो पहला परिवर्तन एक थिएटर था, नेशनल वाइड फेमस था। और वहाँ पर पहली बार ऐसा चालू किया था कि आपको सैलरी मिलती थी। नाम क्या था सर? ये परिवर्तन समूह करके एक ग्रुप था। उनके 2-3 प्ले काफ़ी, कचरा राक्षस और ये सब काफ़ी फेमस हुए थे। हम लोग काफ़ी मतलब महीने में 5-5 6-6 प्लेस करते थे। बहुत काम किया उधर। उसके बाद फिर सैलरी वगैरह मिलने लगी तो वो मैनेज हो जाता था। फिर एडिटिंग साथ में जॉइन की। एडिटिंग में क्या-क्या करते थे? एडिटिंग में उस टाइम पे स्टार्टिंग में तो म्यूज़िक वीडियोज़ वगैरह एडिट करने लगे। फिर किसी का भी कुछ भी वीडियो किसी भी तरह का काम आने लगा। वेडिंग भी एडिट एडिट करने लगे। बट हाँ, ट्राई ये किया कि वेडिंग्स में ना जाया जाए, क्योंकि वहाँ पर कमर्शियली आप बहुत कमाने लगते हो, बट लेकिन आपका एस्थेटिक और आर्ट्स थोड़ा-सा कम कम हो जाता है थोड़ा, ये रहता है वहाँ पर थोड़ा-सा। तो फिर वो थोड़ा छोड़ा उसको। उसके बाद दिल्ली गए। दिल्ली में एक जॉबलेस स्टूडियोज़ है, उनके साथ काम किया साल 2 साल। और फिर मतलब प्रॉपर पहले थिएटर किया एज़ एन एक्टर। उसके बाद टेक्निकली चीज़ें समझी। उसके बाद सिनेमैटोग्राफी और एडिटिंग की? एडिटिंग, हाँ, उसके बाद दिल्ली गए तो सोशल एस्थेटिक्स समझा कि क्या होती है, स्टोरीज़ क्या होती हैं। लिटरेचर पे पढ़ा थोड़ा-सा, उस टाइम स्टोरीज़ क्या कौन-सी होती लिटरेचर पढ़ते थे सर? उस टाइम बेसिक लिटरेचर ही पढ़ा है मैंने, कोई बहुत ज़्यादा लिटरेचर नहीं पढ़ा। प्रेमचंद, मंटो और ये सब अभी अभी आजकल गो काफ़ी मैक्सिमम बुक्स गो से मैं देख रहा हूँ आपकी। अच्छा। अभी भी पढ़ते हाँ, हैं? हाँ, अभी भी पढ़ता हूँ। अभी मैं मैगज़ीन गोर की पढ़ रहा हूँ। उनकी कहानियाँ आई हैं मैगज़ीन गोर की, तो इनकी अच्छी स्टोरीज़ हैं, आप पढ़िएगा। तो मैगज़ीन गोर की पर आजकल थोड़ा, हाँ, मतलब लिटरेचर पढ़ते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा लिटरेचर नहीं पढ़ा मैंने, बट हाँ, काफ़ी पढ़ा हुआ है। उसके बाद थोड़ा आप जब स्टोरीज़ पढ़ते हो तो आपको ह्यूमन इमोशंस पर क्या कहते हैं, इमोशंस की स्टडी हो जाती है। और और आप बेसिकली मैंने आपको और आप साइकियाट्री भी कर रहे थे इसमें, है ना? बेसिकली वो, हाँ, ऑब्वियसली एक्टिंग में भी काम में आया वो शुरू में। एक्चुअली हाँ, और सारी चीज़ें लर्न करने में भी ना आपको सबसे पहले सीखना होता है कि आपको चीज़ें सीखती कैसे हैं। तो फिर वो सारी चीज़ें सीखने में हेल्प किया। तो अभी जैसे, हाँ, उसके बाद थोड़ा फिर स्टोरीज़ पे काम किया। फिर जस्ट बिफोर कोविड 2018-19 में तो बेसिक कॉर्पोरेट फ़िल्म्स बनाने लगे, जिससे पैसा आने लगा थोड़ा बहुत। तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के साथ काफ़ी काम किया। हाँ, उनके डॉक्यूमेंट्री साथ वगैरह में भी? डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई उनके साथ, एड फ़िल्म्स बनाई। और क्या कहते हैं, उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के, आईआईटीटीएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट्स, उनके साथ काफ़ी काम किया। तो उसके बाद फिर लगा कि नहीं यार, ये तो कमा ही रहे हैं, पैसा भी ठीक-ठाक कमा लेते हैं। और
ठीक-ठाक मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ कि खर्चे चल जाते हैं, तो मुझे लगा, फिर मुझे लगा कि ये सब तो चलता ही रहेगा। आपको है ना खुद की स्टोरीज़ पे काम करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर एक फ़ोकलोर होती है कि आपको मतलब बेसिक कि आपको गड़ा हुआ जो धन होता है ना, वो जो बासन के बारे में आपने सुना होगा, बासन जौहर। ने फ़िल्म डायरेक्ट की तो है। हाँ, फ़िल्म जो डायरेक्ट की, तो हमारे यहाँ एक फ़ोकलोर है कि आप है ना, आपको जो गड़ा हुआ धन है वो उसी को मिलता है जिसके नाम पर वो लिखा होता है। तो फिर उसको को लेकर मुझे लगा कि इस पर फ़िल्म बनानी चाहिए, तो उसको अब बेसिकली अब आपको फ़िल्म बनानी है तो कम से कम आपको कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए, 10-15 लाख रुपए, तब आप है ना एक फीचर फ़िल्म या ना मतलब सत 60 से 60 मिनट तक की फ़िल्म बना सकते हो। और लेकिन मेरे साथ अच्छा ये रहा कि मेरी जर्नी में कि मैंने ज़्यादातर काम खुद ही किए हुए थे। तो मैंने सबसे पहले उसकी कॉन्सेप्ट ढूँढा, फिर उसकी स्टोरी की, फिर स्टोरी के बाद स्क्रीन प्ले लिखा, डायलॉग्स लिखे, उसके बाद मैंने उसको फिर कास्टिंग-वास्टिंग करके फिर मैंने ही शूट किया, कैमरा भी मैंने किया था आप उसमें। सिनेमेटोग्राफी भी करते थे? हाँ, ये बासन की सिनेमैटोग्राफी मैंने ही की है। और फिर उसके बाद मन तो था कि एक्टिंग करूँ, पर लेकिन आप क्या-क्या करोगे उसमें? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है और आप लोगों को लेकर नहीं आओगे तो फिर सामने, तो फिर आप है ना धीरे-धीरे सारी चीज़ें करोगे। देन वो उसकी सिनेमैटोग्राफी की, शूट किया, फ़िल्म शूट हो गई, डायरेक्शन-वायरेक्शन सब करने के बाद 5-6 महीने एडिट किया उसको बैठ के। तो वो फ़िल्म सामने आई, जब पहले भरोसा नहीं था कि एकदम से पसंद आएगी लोगों को। तभी 2 जगह अवार्ड मिले उसे, मतलब एक तो इफ्फी में लगी है सबसे पहले तो। प्रीमियर हाँ, में वहाँ पे? प्रीमियर हुई थी वहाँ पे, स्क्रीनिंग हुई थी इफ्फी में, फिर एक कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल होता है, वहाँ पर बेस्ट इंडिपेंडेंट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। तो इससे काफ़ी मोटिवेशन आया कि नहीं अब आप कर सकते हो। तो अभी आजकल मैं नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ। सर अभी घर वालों का क्या रिएक्शन है जब उन्होंने आपकी, अभी वो ठीक है? हाँ, ठीक है, मतलब वो शुरू से क्या है ना, उन्होंने थोड़ा-सा नेग्लेक्ट किया कि अरे ये, मतलब उनको मालूम था कि टैलेंटेड है, बट वो अपनी ही इज़ नॉट यूज़िंग हिज़ फुल पोटेंशियल, तो फिर शुरू में का इग्नोर कर दिया, पैसे नहीं दिए। बट जब जितना उन्होंने रेज़िस्ट किया, जितना इग्नोर किया, उतना ही ज़्यादा आप पावरफुल बने कि यार ठीक है, पैसे नहीं है तो एक स्किल और सीख लो। वो स्किल्स ही काम में आई। मतलब मैं बताता हूँ, वो भाषण जो 15 लाख में बनती, वो मैंने 1 लाख रुपए के अंदर बना दी थी। क्योंकि मोस्टली काम मैंने ही किए फिर उसमें। पर हाँ, टाइम लगा उसमें, डेढ़ 2 साल लग गए मेरे। बट हाँ, मतलब 2021 में 22 में मैंने ना स्टार्टिंग में शूट किया था फ़ैब में। उसके बाद हाँ, हाँ, वो 21 के क्या कहते हैं नवंबर में आइडिया लगा था कि इस पे काम करना चाहिए, फिर दिसंबर जनवरी में स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई थी। फ़ेब में शूट किया है, तो फ़ेब में शूट के बाद वो पहला ड्राफ्ट उसका सितंबर में कंप्लीट हुआ था 22 में। और फिर 23 के क्या कहते हैं 23 के जून में फ़िल्म कंप्लीट हुई है प्रॉपर। और फिर उसके बाद कंप्लीट होने के बाद अभी अवार्ड्स वगैरह में भेजी, तब जाके वो लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं अभी उसे। बहुत लंबी जर्नी होती है फ़िल्म बनाना, मतलब 2 साल एक फ़िल्म को देना और फिर उसके बाद अवार्ड्स वगैरह भेजो, वेट करो। अभी अभी जैसे इवन नेशनल अवार्ड्स भी अभी 2 साल लेट चल रहे हैं। मतलब मतलब हमारी फ़िल्म 2023 में बनी है, तो इस साल जो अभी सबमिशंस आए नेशनल फ़िल्म अवार्ड के, वो 2022 में बनी फ़िल्म सबमिट करेंगे अभी जनवरी में। हम लोग नेक्स्ट 2025 में वो क्या कहते हैं उसको भेज पाएँगे। उसका अवार्ड मिलेगा 26 में, बहुत लेट चल रहा है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। व्हेन यू आर एक्टर ना, तो आपको क्या करना होता है, आपने अपना कैरेक्टर किया और चले गए, आपको पैसा मिल गया। तो बट आप जब आप एक क्रिएटर होते हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअलिस्ट होते हैं, तो बहुत आपको टाइम देना पड़ता है, चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और सर फिल्म फेस्टिवल का कितना बड़ा योगदान होता है इन सब चीज़ों में? क्योंकि अभी ओटीटी ऑब्वियसली में तो आई नहीं, फिल्म हाँ, फेस्टिवल का ही रन अभी कर रही होगी बासन। वही। तो मुझे 2 चीज़ें अभी मालूम पड़ी फ़िल्म फेस्टिवल्स के बारे में। पहले मुझे नहीं मालूम थी कि पहला तो ये कि 2 तरह के फ़िल्म फेस्टिवल होते हैं। एक तो गवर्नमेंट कराती है और एक बहुत फ़र्ज़ी होते हैं। तो तो फिर आप कौन मैं ब कौन से? मैं ब हाँ, मैं एलाबोरेट करता हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि filmfreeway.com एक वेबसाइट होती है, उस पर आप है ना अपनी फ़िल्म डालो और है ना वो एक तरह से अमेज़न की तरह कार्ट बन जाता है, आप इकट्ठे सेलेक्ट कर लो कहाँ-कहाँ भेजनी है। तो मैंने भे सेलेक्ट करके 40-50 मतलब 60-70 हज़ार रुपए की फ़िल्म सेलेक्ट कर ली कि हाँ ठीक है, ये 10-20 फ़िल्म फेस्टिवल हैं, अच्छे-अच्छे हैं, इनमें भेजेंगे। उनमें से लगभग 10 फेस्टिवल्स में मुझे बहुत ही फर्जी मिले, जो सिर्फ़ है ना
जो मंथली कराते हैं आपके फेस्टिवल, बट वो ऑथेंटिक नहीं होते और ना कोई प्राइज़ मिलता है, बट वो एंट्री फीस ले लेते हैं। बेसिकली व्हाट दे डू कि आप है ना उनको फीस भरो, मतलब मैंने $12 में कहा कि है ना मेरी फ़िल्म बेस्ट फीचर फ़िल्म के लिए नॉमिनेट कर लो। उन्होंने नॉमिनेट भी कर ली। अब वो उनके पास मान लो 20 फ़िल्में गई, तो 12-12 लगा लो कि उन्होंने ऐसे करके $120 इकट्ठे कर लिए और उन्हीं में से सिलेक्ट करके एक अवार्ड दे देंगे। अवार्ड भी सिर्फ़ एक सर्टिफ़िकेट प्रिंट करके दे देंगे। कोई फाइनेंशियल वो नहीं देते। प्राइज मनी नहीं होता। प्राइज़ दे देते, तो वो उनका 120 कमा लिया उन्होंने पर मंथ का। तो बेसिकली ये धंधा बना रखा है फ़िल्म फेस्टिवल्स वालों ने, तो वो मुझे अभी समझ में आया। क्योंकि मेरी पहली फ़िल्म थी, बट आपको अगर वो करना है तो आप प्रॉपर वेबसाइट पे जाइए, क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है और उन पे ऑथेंटिक फ़िल्म फेस्टिवल जो एफ़िलिएटेड है गवर्नमेंट से, उनने भेजी, उनमें फ़ीस ज़्यादा होती है, तो आप सेलेक्ट कीजिए कि इवन मैं अभी सर्च कर रहा था फ़िल्म फेसिलेशन, मैं आपको बताता हूँ सर्च करके। फ़िल्म फेसिलेशन ऑफ़िस होता है इंडिया का, मैं अभी उसी पे रिसर्च कर रहा था, तो वो है ना प्रॉपर उनके पास पूरी डिटेल्स है कि आपकी पहली फ़िल्म है, फीचर फ़िल्म, तो आप उसे कहाँ भेजिएगा, किस फेस्टिवल में भेज सकते हैं। आपकी दूसरी है कहाँ भेज सकते हैं आप प्रॉपर कोई फीचर फ़िल्म में उसको तो ऐसे करके 20, 30, 40 फ़िल्म फेस्टिवल्स हैं जो बहुत प्रॉपर ऑथेंटिक है, जो साल में एक बार होते हैं, प्रॉपर तरीके इफ़ी की तरह। इफ़ी भी मतलब इंडिया का इफ़ी तो सबसे बड़ा कह सकते हैं। इंडिया का और वर्ल्ड का टॉप 15 में आने वाला फेस्टिवल है। तो वो मेरा लक था कि मैंने इफ्फी भेजी, क्योंकि लास्ट ईयर में इफ्फी गया था 2022 में, गोवा ही था मैं, तो मैंने कहा इफ्फी घूम के आता हूँ, तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ फेस्टिवल होता है, तो मुझे लगा कभी हमारी फिल्म लगेगी, तो 23 में हुआ है कि हमारी फिल्म लग गई, तो आई वॉज लकी देयर। तो फिर बाकी के फेस्टिवल्स का मुझे मालूम नहीं पड़ा कि इतने ये सब होते हैं, बट लेकिन अब ये है कि अगर कोई फिल्म बनाता है तो फिर है ना प्रॉपर रिसर्च करे कि कहाँ भेजनी चाहिए। वो मैंने इस बार सीखा कि और फेस्टिवल का इतना होता है कि पहले फ़िल्म को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, बट जैसे ही फ़िल्म इफ़ी में लगी, उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में मालूम पड़ा कि आपकी एक ऐसी फ़िल्म भी बनी है, ऐसा कंसेप्ट भी सामने आया है। और फिर गवर्नमेंट भी हेल्प करती है आपकी, फाइनेंशियली नहीं, आपको प्रमोट करने में काफ़ी टोटली हेल्प करती है। फाइनेंशियली भी करती होगी, बट अभी तक तो ऐसा कुछ वो नहीं है, बट हाँ, ये है इस तरह से गवर्नमेंट हेल्प करती है। तो वहाँ जी। पे कोई फिल्म मेकर मिले होंगे आपको, जो नेटवर्किंग की होगी आपने, ऐसा भी हो? हाँ, मैंने कौन? इफ़ी में नेटवर्क की कुछ रशियन प्रोड्यूसर्स थे जो इंडिया में फ़िल्म प्रोड्यूस कराते हैं, और बाकी सुधीर मिश्रा सर मिले। सुधीर मिश्रा सर ने मुझे काफ़ी मतलब 10-20 मिनट बैठ के उन्होंने पूरी चीज़ें समझाई। मैंने कहा सर ये सब कैसे वर्क करती है? तो उन्होंने कहा कि देखो, लाइफ़ इज़ ऑल, ये जितने भी लोग तुम्हें आर्टिस्ट दिख रहे हैं, ये सब है ना एक्शन और कट के बीच के लोग हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो ये बहुत बड़ी लाइन थी उनकी, इट इज़ ऑल बिटवीन द एक्शन एंड कट। तो बहुत अच्छे काफ़ी लोग मिले वहाँ पे, काफ़ी फ़िल्म मेकर्स मिले जो नए हैं, मेरे साथ ही हैं जो जिनकी पहली फ़िल्म इफ़ी में लगी या दूसरी फ़िल्म है। एक रथीश बालाकृष्ण पोडिवल करके, उनकी फ़िल्म मेरे साथ ही लगी थी। उनकी चौथी फ़ीचर फ़िल्म है। वो पहले बदायूं के प्रोडक्शन डायरेक्टर थे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में थे। उन्होंने अब मलयालम सिनेमा, अपने रीजनल सिनेमा में जाके वहाँ पे मतलब वो भी अच्छा है, उनकी फ़िल्म 50-50, 60-60 करोड़ कमाती है। तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेशन दिया, जुड़े हुए हेल्प कर देते हैं वैसे काफ़ी लोग, ऐसा है। बाकी स्कूल स्कूल और कॉलेज इसको टाइम में आप थिएटर की तरफ थे या फिल्मों की तरफ इंक्लिनेशन नहीं, था? नहीं, मैं बिल्कुल थिएटर की तरफ नहीं था। मालूम ही नहीं था कि फ़िल्म डायरेक्ट करूँगा कभी। ऐसा था कि बस उस टाइम पे क्रिएटिव ज़रूर था मैं, और क्रिएटिव चीज़ें बनाते रहते थे, राइटिंग, पोएम्स ये सब करते थे, बट उस टाइम पे स्पोर्ट्स में था। आई वाज़ एन इन मतलब मैंने नेशनल्स खेला हुआ है फुटबॉल में, 2 तो 2 बार। कौन सी पोजीशन? अ, मैं आई वाज़ अ डिफेंडर, मैं डिफेंड खेलता था, लेफ्टी। आई वाज़ मैं लेफ्टी हूँ, तो मैं लेफ्ट डिफेंड खेलता था। और हाँ, तो मैंने खेला 2 साल नेशनल खेला है। एक टाइम पे ये भी था कि मेरा छोटा भाई इंडिया से खेला हुआ है, अंडर अंडर 15, अंडर 14। तो वो अभी ग्वालियर में एक इंस्टीट्यूट है, लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट, फिजिकल एजुकेशन का स्कूल है। वहाँ से वो मास्टर्स कर रहा है। वो भी अच्छा फुटबॉलर है। हम लोग दोनों ही अच्छा फुटबॉल खेलते थे। उसके बाद हम लोग थोड़ा-सा, मैं आर्ट्स में आ गया और थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ी, उसके बाद मेरा अलग लाइन चला गया, बहुत ही टिपिकल, बट वो स्पोर्ट्स में चला गया। अभी कौन सी टीम आप सपोर्ट कर? फिर मैं बताऊँ, मैं सच बताऊँ, मैंने अभी कुछ सालों से तो कोई बहुत अच्छा वो नहीं देखा, बट अर्जेंटीना, आई लव अर्जेंटीना और इंडियन इंडियन टीम।
सुनील छेत्री इज़ लाइक बहुत वो अंडररेटेड प्लेयर है इंडिया के। उनको अगर क्या कहते हैं ग्लोबल लेवल पर अगर कुछ वो मिले ना तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर्स को टक्कर देंगे। बाकी 2 हैं सुनील छेत्री और लायनल मेसी ये तो 2 है ही बहुत अच्छे प्लेयर हैं। बाकी हार्ड वर्किंग रोनाल्डो भी है। इंडिया इंडिया टीम बड़ा परेशान कर रही है। वो एकदम से 10 मैच जीत जाती है फिर फाइनल हार जाती है। बताना फेवरेट फिल्म मेकर्स आपके। देखो मेरे हाँ, मेरा तो सबसे 2 फेवरेट फ़िल्म मेकर हैं। एक तो अल्फांसो कुआरॉन करके है। ग्रेविटी, रोमा। तो रोमा तो देख के मैं तो मेरा तो दिमाग ऐसा हो गया था ये क्या किया इन्होंने 5 उन्होंने साल में। सिनेमेटोग्राफी भी की है उस फिल्म की। और ऑस्कर भी मिला उन्हें सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन का। तो मैं तो ब्लोन अवे हो गया था कि यार ये कैसे कोई कैसे क्या क्रिएट कर सकता है। इवन वो ब्लैक एंड व्हाइट में है पर उसमें इतना डिटेलिंग से आप सिनेमेटोग्राफी में जाएंगे तो पर्टिकुलर ग्रेन्स नहीं है उसमें और लाइटिंग का प्रॉपर यूज किया है। अब मुझे बाद में मालूम पड़ा कि इवन वो ब्लैक एंड व्हाइट में भी उन्होंने कलर ग्रेड किया है। आपकी कोई कलर फ़िल्म है, तो आप उसमें कलर ग्रेड करते हो। ब्लैक एंड व्हाइट है तो सैचुरेशन कम कर दो तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। बट जब आप थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उन्होंने इवन उस फ़िल्म में भी कलर ग्रेडिंग किया है कि कौन-सा ब्लैक होना चाहिए, कौन-सा व्हाइट होना चाहिए। फाल्गुन उन्होंने चिल्ड्रन ऑफ मैन देखी है, द लिटिल प्रिंसेस देखी मैंने उनकी, बहुत अच्छी फ़िल्म है। बट मेरी फ़ेवरेट फ़िल्म एज़ एन डायरेक्शन, सिनेमैटोग्राफी और एक्टिंग वाइज़ देखें, तो मुझे पॉल थॉमस एंडरसन की देयर विल बी ब्लड बहुत अच्छी लगती है। मतलब कोई पूछे कि हू इज़ योर फेवरेट एक्टर्स सो 2007 जो ईयर है ना उसमें 2 फ़िल्में आई थी। नो कंट्री देयर फॉर विल ओल्ड बी मैन। तो देयर विल बी ब्लड एंड नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। और 2 लोगों को ऑस्कर मिला था एक्टिंग के लिए, डैनियल डे लुइस और ज़ावियर बारडेम। तो इन दोनों के लिए ना मतलब ये दोनों मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं। इनकी आप डिटेलिंग्स पर काम देखेंगे कि इन्होंने दोनों फ़िल्मों में नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन और इन दोनों में बहुत डिटेल में काम किया। कि बाकी जी, फिल्म भी जैसे द मास्टर हो गई उनका द एक्ट, मास्क। वो भी जैसे वकीम फिनिक्स और फिलिप सीहॉफ में बढ़िया हाँ, है। हाँ। उनकी हर फिल्म में परफॉर्मेंस तो बेड सबसे अच्छी होती है। पीटीए का तो मतलब अभी एक और जो लेटेस्ट फ़िल्म आई थी ना कौन-सी थी? ये लिकरिश पिज़्ज़ा, हाँ, 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 लिकरिस पिज़्ज़ा। वो भी उसमें बहुत उनके अच्छी। फिलिप सीमोर हॉफमैन के बेटे। ओके बेटे हाँ, बेटे उन्होंने काम किया, काफ़ी अच्छी आई थी। बट मैंने उनकी शुरुआती फ़िल्म भी देखी थी एक, वो जो पॉर्न इंडस्ट्री पर बनी थी, बूगी नाइट्स। बहुत कॉम्प्लेक्स थी। मतलब कॉम्प्लेक्स ऐसे थी कि सब्जेक्ट बड़ा कॉम्प्लेक्स था और उसको थोड़ा फिलॉसफिकल वे में दिखाना, मुझे लगा कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि ये हर उन्होंने कोई नहीं करता। पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी 35 मिनट्स की, उसके बाद मेरे ख्याल से वो किया था। बूगी पहली फ़िल्म थी शायद उनकी बूगी नाइट्स या नहीं नहीं, दूसरी? उन्होंने दूसरी फिल्म थी, पहली फिल्म हार्ड एट थी। कौन-सी थी सॉरी? हार्ड एट। हार्टेड नहीं देखी मैंने। बट देयर विल बी ब्लड और इवन डैनियल डे लुइस का काम आप देखोगे उसमें, वो मैं बहुत ब्लोन अवे हो गया था कि और इवन आप डायरेक्शन देखोगे देयर विल बी ब्लड का 15 मिनट तक तो कोई डायलॉग्स ही नहीं आते उस फ़िल्म में। ओपनिंग सीन्स का। ओपनिंग सीन्स में 15 मिनट तक कोई डायलॉग नहीं आते और जब आता है तो पूरा एल कट आता है। पहले साउंड आता है और फिर एकदम से बाद में चालू करते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन आई एम एन ऑल मैन। बाप रे! तो वो उसकी सिनेमैटोग्राफी को ऑस्कर मिला था शायद उसकी, है ना? तो बहुत अच्छा। और मेरे ख्याल से डैनियल डे लुइस को भी मिला था। हाँ, वो डैनियल डे-लुइस तो 3 मिल चुके हैं उन्हें। मुझे तो लगता है उनको उसके लिए भी मिलना था जो पीटीए की एक और मूवी आई थी ना फैंटम थ्रेड, नहीं, वो उसके लिए नहीं बहुत मिल रहा उसके। मिला नहीं पर मिलना चाहिए था मुझे ऐसा लगता है। बहुत डिटेल्ड वर्क था मतलब जो नार्सिसिज्म जो कैरेक्टर पे उन्होंने काम किया था खुद के, नार्सिसिस्ट कैरेक्टर था वो बहुत ही दिस इज़ इन्वेजन आई बिलीव कि बहुत अच्छा वो काम है। बाकी बाकी वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर इज़ स्टैनली क्यूब्रिक। बाप रे! कोई भी फ़िल्म उठा लो उनकी, कोई भी उठा लो मतलब। वो तो कितनी पहली फ़िल्म रिसर्च वर्क करते हैं। मतलब मेरी उनकी बैरी लिंडन नहीं देखी थी मैंने अभी कुछ 4-5 महीने पहले देखी और मैं 4-5 बार देख चुका हूँ उसे। जब कोई सिनेमैटोग्राफी रीवॉच करते हैं उनकी फिल्म तो अलग ही तरीके से देखते हैं। बाप रे! इवन मतलब पहले ऐसा था कि मैंने डार्क नाइट है ना कम से कम 30-40 बार देखी है डार्क नाइट, क्रिस्टोफर नोलन की। तो उसमें इतनी लेयरिंग्स हैं कि आप है ना जैसे-जैसे उसको जितनी बार देखते जाते हो ना, तो आपको फिलॉसफिकल लेवल पर आप डेप्थ में चले जाते हो कि अच्छा ये जोकर जो है वो
है तो मतलब नेगेटिव कैरेक्टर, बट इसकी भी कुछ लेयर्स है। जो कह रहा है बात गलत नहीं कह रहा है, पर कर गलत रहा है। तो बट तो आप तो वहाँ थोड़ा-सा ना आपको बेसिकली फ़िल्म मेकिंग इज़ अबाउट कि जब आप एज़ अ ह्यूमन कॉन्ट्रडिक्शंस में फँसते हो, तो आप चूज़ क्या करते हो? तो इट इज़ ऑल अबाउट कि सेंडिंग अ मैसेज वो जो उसमें क्रिस्टोफर जोकर जो बोलता है। आपकी फ़ेवरेट फ़िल्म कौन-सी है? मेरी सर एक है ए वुमन अंडर द इन्फ्लुएंस, जॉन कैसावेटिस की। हाँ, मैंने देखी नहीं, बट मैंने उसका नाम सुना है काफ़ी, जॉन कैसावेट्स की। और एक है द रेसलर, डैरेन हाँ, अरोनोफ्स्की की। हाँ, वो हाँ। भी काफी। वो रहे क्या वो सॉरी डायरेक्टर का नाम भूल गया मैं रेसलर डैरेन वाले। एरोनोफ्स्की जिन्होंने रैकी। अरोनोफ्स्की उनकी अभी वेल आई थी शायद ना? वेल नहीं क्या? वेल नहीं मैंने देखी उन बट वेल और एक और वेल से जस्ट पहले मदर करके जो फ़िल्म आई थी, काफी बड़ी ही डार्क। डार्क एंड फिलॉसफिकल थी बेसिकली। मदर में कि मदर अर्थ को हम कैसे ट्रीट करते हैं बेसिकली। देखिएगा आप, वो बहुत अच्छी है। देन द फाउंटेन भी आई थी जो अफ्रीकन स्पिरिचुअल फिलॉसफी पर बेस्ड थी। स्टैनली क्यूब्रिक क्यूब्रिक का जो स्टैनली क्यूब्रिक बहुत ही अच्छा करियर रहा उनका, फोटोग्राफर से स्टार्ट हुए। पैट्स ऑफ ग्लोरी आई थी उनकी। उसके बाद शायद ये आई थी 2001 स्पेस ओडिसी। फिर ये बैरी लिंडन की शायद लास्ट फिल्म थी जिसमें उन्होंने बहुत स्टूडियोज में बहुत पैसा लगाया था, क्योंकि उस टाइम पर उसको शायद उतना मिला नहीं था बैरी लिंडन को। बाद में वो कल्ट क्लासिक बन गई, ऑस्कर ऑस्कर जीत। उनकी आखिरी फ़िल्म ये थी शायद टॉम क्रूज़ के साथ आई थी। आइस वाइट शर्ट। हाँ, आइस व्हाइट शर्ट। और उन उनके जो वो कहते हैं कि लास्ट लाइन उन्होंने बहुत मतलब फ़िल्म की वो मतलब पहली फ़िल्म से लास्ट तक इन्होंने हर तरह के जो वो क्या कहते हैं रेंज को, हर तरह के जॉनरा। जॉनर को उन्होंने टच किया। कॉमेडी भी उन्होंने की थी डॉक्टर स्ट्रेंज लव से, साइंस फिक्शन, हिस्ट्रिकल, सब किया उन्होंने। स्पार्टसस भी उनकी थी शायद। क्लॉकवर्क तो वही ऑरेंज भी, जो काफी क्लॉकवर्क ओरेगन, अरे बाप रे! वो तो बहुत स्टैनली क्यूब्रिक तो एक मतलब चलती-फिरती वो है, क्या कहते हैं, एनसाइक्लोपीडिया फ़िल्म की। हमारे यहाँ पे इंडिया इंडिया में इंडियन आपको कौन से इंडियन डायरेक्टर्स में आपको अच्छे लगते मुझे हैं? अभी तो सर नीरज केहवान की मसान, वो, और द लंच बॉक्स। हाँ। आप? मुझे अभी वो क्या कहते हैं चैतन्य तमाहे एक डायरेक्टर है। कोड या फिर डिसाइपल? दोनों, दोनों, दोनों। बेसिकली कोर्ट मुझे ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि उसमें लेयर्स थी और धीरे-धीरे रिवील होती है। डिसाइपल थोड़ा और फिलॉसफिकल लेवल पर थी रिगार्डिंग म्यूज़िक, कैरियर और कुछ पॉइंट पर आपको लगता है कि ये मोनोटोनस हो रहा है, बट लेकिन बहुत अच्छे से कैप्चर। बट कोर्ट मुझे बहुत पसंद है उनकी। वेट कर रहा हूँ कि अगला क्या आएगा उनका। वो द डिसाइपल मेरे ख्याल से अल्फांसो कुरून ने मतलब कुछ किया था। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे शायद, हाँ। क्योंकि एक रोलेक्स का होता है कि रोलेक्स का कोई एक पता नहीं स्कीम होती है जिसमें आप प्रोडिजी करके एक रोलेक्स की स्कीम थी, रोलेक्स कंपनी की, जहाँ पर वो जो नए डायरेक्टर्स हैं उनको डायरेक्टर के साथ अ, वो है ना आपको साथ कम करने का मौका, मतलब उनके साथ आप है ना क्या कहते हैं मेंटर बनते हैं बड़े डायरेक्टर्स छोटे डायरेक्टर्स के। तो प्रोडिजी के लिए इन्हें सेलेक्ट किया गया था चैतन्य तमाहे को रोमा के टाइम पे। जब वो मेक्सिको जब वो मेक्सिको में रोमा शूट कर रहे थे तब उनको सेलेक्ट किया गया था। तब वो मैंने देखे बिहाइंड द सीन एक रोमा के ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी है नेटफ्लिक्स पे पड़ी हुई, रोड टू रोमा। तो मैंने देखा वो चैतन्य तमाहे वहीं थे उस रोमा के साथ, और ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि आप एक प्रोसेस से जुड़े हुए हो जो वर्ल्ड की बेस्ट फिल्म बना रहा है, बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द जनरेशन। तो वो खुद भी अपने अपने आप में चैतन्य बड़े अच्छे डायरेक्टर। तो तो उन्होंने शायद वो पिच की थी फ़िल्म, और उस टाइम पे मैं उनका काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह देखता था चैतन्य के, तो वो है ना उस टाइम पे किसी और फ़िल्म पर काम कर रहे थे। तो उन्होंने बाद में एकदम से डिसाइपल का बेसिकली मुझे इसलिए काम भी अच्छा लगा क्योंकि वो भी वही मेथड फ़ॉलो करते हैं जो मुझे पसंद है, कि आप कभी बासन देखेंगे तो उसमें भी है ना हम लोगों ने रियलिस्टिक लोगों को यूज़ किया है एज़ एन एक्टर। तो जो चैतन्य के लीड एक्टर थे डिसाइपल में वो ओरिजिनली सीए और सिंगर है। हाँ, वो मतलब एक्टर नहीं थे, तो उन्होंने ट्रेन व्रेन करके और उन्होंने ऑथेंटिक लोगों को ही यूज़ किया प्रॉपर उसके लिए। कितना तो मुश्किल होता है सर, या
या तो ट्रेन एक्टर या फिर कोई रियल, कितना मुश्किल होता है क्योंकि आपने भी काम किया। हाँ, मुश्किल होता है मतलब जब आप है ना ट्रेन्ड एक्टर होते हैं तो उसमें भी दो चीजें रहती है। अगर आपका ट्रेन्ड एक्टर है तो बहुत अच्छा ट्रेन्ड होना चाहिए, मतलब बेसिकली ही नोज ही इज गोइंग टू एक्ट बट ही डजंट एक्ट, he let himself go with the flow, है ना। अगर वो इतना अच्छे जैसे मनोज वाजपेयी, इरफान साहब थे, ये लोग तो है ना, मतलब इतनी ऐसी एक्टिंग करते थे लगता ही नहीं था कि एक्टिंग कर रहे हैं। या तो वैसे एक्टर हो, या तो फिर आप है ना एक नॉन एक्टर को ऐसी सिचुएशन में डाल दो कि वो उस तरह से रिएक्ट करने लगे और आप अपना काम निकाल लो। तो दो तरीके होते हैं, और तीसरा होता है कि आप है ना किसी नॉन एक्टर को ट्रेन करो कि वो कैमरा फेस कर ले, बाकी रिएक्शन उसके ओरिजिनल नोट करो। तो ये कामों में ना आपको चाहिए, अगर आपको ऐसा एक्टर मिल गया जो लगे कि एक्टिंग ही नहीं कर रहा है, तो वो बहुत ईज़ी रहता है। वो बहुत ईज़ी रहता है। अगर वो वैसा नहीं हो पाता, तो फिर आपको आपको लगता है कि चलो ठीक है, नॉन एक्टर से काम करा लो, ये रहता है। आप क्या प्रेफर करते हैं, नॉन एक्टर या फिर मैं दोनों प्रेफ़र करता हूँ। मतलब मेरी फ़िल्म में ना दोनों, एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और बिल्कुल नॉन एक्टर भी हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब आपका एक्टर बहुत अच्छा हो, बहुत ज़्यादा अच्छा क्या कहते हैं, ट्रेन्ड एक्टर हो और बहुत अच्छा काम करना जानता हो, अपना कैरेक्टर को मालूम हो उसे कैसे खेलना है, तो आप 1-2 नॉन एक्टर्स उनके आस-पास डाल दोगे ना, तो दे विल फिल योर स्क्रीन। आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छे कौन एक्टर है, कौन नॉन एक्टर है। वो एक फिर वो एक्टिंग नहीं लगती, वो एक मर्ज होके ना एक कंटेंट बन जाता है, और वो सिनेमा रहता है बेसिकली। लेकिन इसमें काफ़ी डायरेक्टर का भी हाथ होता होगा ना कि मोस्टली डायरेक्टर का ही हाथ रहता है, क्योंकि स्क्रीन प्ले पे तो वो एक कैरेक्टर है, अब वो एक्टर करे कोई भी करे, बट डायरेक्टर को तो वो सिचुएशन और वो इमोशन पर्टिकुलर पर्सन से निकालना है, नॉट ओनली एक्टर। जरूरी भी नहीं कि वो एक्टर हो, वो एक पर्टिकुलर पर्सन से निकलवाना है वो इमोशन, कि एक आदमी यहाँ से गया, देखा उसने, किसी को सुनाया और चला गया। वो कोई एक्टर भी कर सकता है, नॉन एक्टर भी कर सकता है, बट वो डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कितना नेचुरल रखना चाहता है उसे, या फिर कितना वो ड्रामेटिक रखना चाहता है। वो बेसिकली थीम तो डायरेक्टर ही सेट करता है। फेवरेट फिल्म तो सर बताइएगा, रेकमेंड कुछ। मैं रिकमेंड करूंगा एक तो, मैंने आज ही एक फिल्म देखी, सोसाइटी ऑफ स्नो, नेटफ्लिक्स पे आई है। वो अच्छी फिल्म लगी मुझे, काफी सर्वाइविंग मूवी है। 1972 में एक प्लेन क्रैश हो जाता है एंडेस माउंटेन में, तो वो वहां पर कैसे सरवाइव करते हैं, तो वो बड़ी। अभी अभी है, ये न्यू फिल्म है। हाँ हाँ, कल कल आज या कल भी, आज मैं सुबह ही देख रहा था उसे, तो ओके, मुझे ट्रू एक इवेंट्स बड़ी। पे वो है मेरे हाँ, पास। अरे बाप रे, बहुत ही। दूसरी एक मुझे लगता है ना, एक एक मूवी आई थी मैन विद अ कैमरा। वो डायरेक्टर का नाम मैं भूल रहा हूँ, आज ही थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ा था मैंने। मैन विद साइलेंट अ, मूवी थी। नहीं नहीं, हाँ बेसिकली साइलेंट मूवी थी। और वो डायरेक्टर का नाम मैं आपको बताऊँ, क्या नाम था उसका। हाँ, जीगा वर्टोव। जीगा वर्टोव डायरेक्टर है, सोवियत फिल्म डायरेक्टर है। वो वहाँ फिल्म देखिएगा, वो मतलब बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री ड्रामा, जो उन्होंने कैमरे के अराउंड पूरी, मतलब पूरी वो बनाई गई है। वो आप जरूर देख सकते हैं ये दो। बाकी देयर विल बी ब्लड तो मैं सबको रिकमेंड ही करता हूँ, जो बोलता है कि आप वो प्लीज देखो, वो मुझे अच्छी लगती है। और सबसे फेवरेट डायरेक्टर्स में मेरे अकीरा कुरोसावा भी है, तो उनकी रैन जरूर देखनी चाहिए सबको। रैन जो है ना, वो शायद किस पर शेक्सपियर। शेक्सपियर के किंग लियर पर बेस्ड है वो। और एक और है थ्रोन ऑफ ब्लड उनकी, जो शायद उस पर मकबूल जो मैकबेथ पर बेस्ड है। बहुत अच्छी फिल्म है ये दो तो, मतलब अकीरा कुरोसावा की जरूर देखनी चाहिए। बाकी आंद्रे तारकोस्की की सैक्रिफाइस देखिए, बहुत ही अच्छी फिल्म है सैक्रिफाइस। एक सर्जी परांजो करके है, कलर ऑफ प्रोमो। कलर ऑफ पोमीग्रेनेट। और एक और फिल्म आई है उनकी, मैं भूल गया हूँ उसका नाम। वो शायद है ना, वो फिल्म क्या कहते हैं, इफ्फी में लगाई गई थी उसको वो करके। 2023 में। हाँ, इसी साल लगाई थी। सर्गी परांजो की उनकी दूसरी फिल्म थी, द शैडो कुछ था, शैडो ऑफ फॉरगेटन एंसेस्टर।
शैडो फॉरगॉटन एंसेस्टर इज ब्यूटीफुली शॉट मूवी। ये दो चीज, दो फिल्म आप देखिएगा। बाकी एक ट्यूरिन हॉर्स करके एक मूवी है, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट और थोड़ा बेलाटोर। लेंदी फिल्म। बेलाटोर। बेलाटार की, हाँ, बेलाटार वो एफटीआई में आए थे बेलाटार। तो जिस पर हम बात कर रहे थे ना कि बेसिकली एक्टर्स को यूज नहीं किया गया, तो तन्ना एक ऑस्ट्रेलियन इंडी, मतलब वहाँ के जो लोकल इंडिजियस पीपल होते हैं ना, उनको यूज, उनको प्रॉपर है ना एक्टिंग कराई गई है। वो एक्टर्स नहीं है कोई भी, जो उनका ड्रेसिंग होता है ना, जो जो पत्ते पहन के रहते हैं वो लोग, प्रॉपर वो वॉल्केनो के आसपास जो लोग रहते हैं उनसे एक्टिंग कराया गया, उन्हीं से काम कराया गया। पूरा एक फिल्म बनाई गई है, 1-2 घंटे की फिल्म है। और मैं आपको बताऊं, वो शायद है ना अकेडमी अवार्ड भी नॉमिनेट हुई थी 2014-15 में। डायरेक्टर कौन थे सर? फिर से- डायरेक्टर मुझे याद नहीं है, तन्ना करके एक मूवी है। डायरेक्टर तन्ना 2015 में आई थी। डायरेक्टर है उसके शायद ऑस्ट्रेलियन नी मार्टिन बटलर और बेंटली डीन। मतलब मुझे डायरेक्टर्स का ज्यादा काम नहीं देखा इनका, बट वो मूवी मुझे अभी तक जहन में याद है, TANNA। तो उसमें उन लोगों से काम करा है, और ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होना, बाप रे, ये थोड़ा मुझे लगा। बाकी रेड बैलून देख सकते हैं आप। बाकी मेरी एक और फेवरेट फिल्म है द टेस्ट ऑफ चेरी, ये किरस्तामी। अब्बास कियारोस्तामी की। वो वो मेरा वो था एक्सपोजर था, क्या कहते हैं, ईरानी सिनेमा की, वर्ल्ड ईरानी सिनेमा के लिए, वर्ल्ड सिनेमा। तो वो पहली फिल्म मैंने ईरानी सिनेमा की देखी थी, और बहुत ही मतलब बहुत स्लो चलती है, आपको समझ नहीं आता कि व्हाट वेयर इज द फिल्म गोइंग। तो जब आप उसमें जाते जाते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि ये फिल्म सिर्फ गाड़ी के बारे में नहीं, ये लाइफ के बारे में है। तो इसकी सर ये आपको एंडिंग कैसी लगी, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल। बहुत कंट्रोवर्शियल थी कि आप है ना, वो लास्ट में कब्र में लेटा होता है। शूट कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं, वो कंट्रोवर्शियल। रॉजर इबर्ट सॉरी। जो रॉजर इबर्ट जो हाँ, सबसे बड़े क्रिटिक्स थे, हाँ, उन्होंने तो हाँ। डिसरिगार्ड कर दी भाई। नहीं, बट कई कई क्रिटिक्स हैं जिन्होंने कहा कि बहुत अच्छी फिल्म है। बेसिकली वो शूटिंग कर, जैसे अब्बास कियारोस्तामी का आप सिनेमा देखोगे ना, तो उनकी फिल्म, जैसे वो 3 फिल्मों की सीरीज है। तो पहली फिल्म बनाई उन्होंने वेयर द फ्रेंड्स होम कुछ करके है, उसकी मेकिंग दूसरी फिल्म में बनाई है। फिर वो तीसरी फिल्म में की, वो फिल्म बनाने के लिए हम जो प्रोसेस थी, उस फिल्म की प्रोसेस तीसरी फिल्म में। तो जो जो क्या कहते हैं, सिनेमैटिक लेयरिंग है ना, वो उनकी हमेशा से रही है। तो इट ये आप ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब सही गलत, बट उनका वे ऑफ टेलिंग। और इवन कांस में कुछ अवार्ड, बेस्ट पाम डियोर मिला था पाम उसको, डन। टेस्ट ऑफ, हाँ, टेस्ट ऑफ चेरी को। मार्टिन तो स्कॉर्सेज़ी वो, थे मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ज्यूरी के। हाँ, शायद शायद। तो वो दो चीज, ये चीजें उनके साथ है, मतलब क्या नाम उनका, अब्बास ये कियारोस्तामी। अब्बास कियारोस्तामी के साथ की ये दो चीजें, वो लेयरिंग्स पर काम करते हैं। बट बेसिकली आप देखोगे ना, वो टेस्ट ऑफ चेरी में स्टोरी और खत्म हो गई थी कि है ना, वो आया और वो वेट कर रहा है कि मैं जाऊँ। वो मुझे पता ये लगता है कि उसके थॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन भी था कि भाई अब मैं सच में मरूं या नहीं मरूं, बिकॉज आई वांट टू टेस्ट दैट चेरी। इसीलिए शायद उस फिल्म का नाम टेस्ट ऑफ चेरी रखा कि अगर आप मरना चाहते हो, तो उसने बोला था कि मैं इसलिए नहीं, मैं भी मर सकता था, बट मैं इसलिए नहीं मरा क्योंकि मुझे उस फल का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। सो बेसिकली इट्स अबाउट होप, कि आप जिंदा रहने के लिए कुछ भी उम्मीद रख सकते हैं। बड़ा अच्छा था वो ईरानी सिनेमा का। सेवेंथ सील, सेवेंथ सील, सेवेंथ सील वाज अ गुड। इंगमार इंगमार बर्गमैन। इंगमार बर्गमैन। इंगमार बर्गमैन की एक और आई थी, वो क्या नाम था उसका, द वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। वाइल्ड स्ट्रॉबेरी नहीं, एक और थी जिसके लिए सिनेमेटोग्राफी के लिए ऑस्कर मिला था उसे। जो वुमेन फेसेस का बहुत। हाँ, 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 विस्पर्स एंड क्राइज एंड विस्पर भी थी उनकी एक। परसोना, आई गेस। परसोना, परसोना नहीं, परसोना भी थी। मैं आई विल टेल यू, इंगमार बर्गमैन, मैंने ये बहुत पहले देखी थी। सेवन सील तो मैंने नहीं बताया आपको। ये एक, फैनी एंड अलेक्जेंडर लास्ट फिल्म थी, आई गेस। लास्ट फिल्म थी, और ये बहुत सिनेमेटिकली ब्यूटी फिल्म थी। जैसे जैसे अकीरा कुरोसावा की थी ना, ड्रीम्स 1990 में जो आई, वो भी सिनेमेटिकली मतलब वो था कि यार ये क्या देख रहे हैं आप। तो वो फैनी एंड अलेक्जेंडर के साथ ही हुआ है। और एक
वो जो जब मास्टर क्या फिल्म नाम था, मेकर जब अपने पूरे मैच्योर फॉर्म में होते हैं तो बिल्कुल ड्रीम है। रोमन पोलंस्की की थी एक, क्या नाम है, टेसा टेस टेस करके टेस, वो भी बहुत आप देख सकते हैं। रोमन पोलंस्की भी बहुत मतलब, वो तो सभी जानते हैं द पियानिस्ट तो, बट नाइफ इन द वाटर, वो उनका काम भी बहुत अच्छा है। बाकी और मतलब अभी कुछ ऐसे, अभी मैंने लेटेस्ट एक फ़िल्म देखी थी, इफ़ी देखी थी। तो वो सेनेगल सेनेगल जो एक कंट्री है, वहाँ और इटालियन कोलैबोरेशन में बनी थी। उसका नाम था मी कैप्टन। अभी उसका काफ़ी नाम चल रहा है, मी कैप्टन, आयो आयो कैप्टन है। तो वो जो अभी डंकी की मूवी आई है ना, कि आप कैसे वो डंकी की राइड करते हैं, यहाँ से वहाँ से देशों से इलीगली होते हुए जाते हैं, तो वही वो भी डंकी की तरह है। हालांकि मैंने डंकी भी देखी, पर मुझे वो मी कैप्टन बहुत अच्छी लगी, मतलब मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी वो ऑस्कर शायद उसे मिले। अब अभी इटली की तरफ से वो है ना, ऑस्कर के लिए गई है, तो शायद शॉर्टलिस्ट हो गई है टॉप 15 में। मी कैप्टन वो जरूर देखनी चाहिए, मतलब इट्स लाइक फिलोसफिकल एंड सिनेमेटिकल ब्यूटी वो। उसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप देखो उसे, क्योंकि बी कैप्टन जो वर्ड आता है ना, वो बिल्कुल लास्ट में आता है कि मैं हूँ कैप्टन, तो वो मैंने कहा अच्छा, बड़ा अच्छा है, तो बी कैप्टन देख सकते हैं। इटालियन सिनेमा बहुत ज्यादा नहीं देखा मैंने, मतलब वो ये लाइफ इज ब्यूटीफुल, और वो जो ला डोल्सी वीटा, और जो अपने मतलब उन्हीं की देखी है, जो कौन से डायरेक्टर थे जिनकी फेडरिको जिन्होंने, फेलिनी। फेडरिको फेलिनी की ज्यादा देखी है मैंने, और बहुत ज्यादा डायरेक्टर मैंने उनके देखी नहीं। कैसा कौन सी आई थी वो, कैबरा, जो जिसने मदर इंडिया को वो हराया था उस टाइम पे ओके 50। ओके, फेडरिक, मैं भी नाम भूल गया। वो क्या वो बहुत टाइम, एक्चुअली मैं एफटीआई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तब मैंने सारा सिनेमा देखा था। अच्छा, आप फेडरिको, भी एफटीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे? मैं 2 बार इंटरव्यू तक गया हूँ, एक बार सिनेमेटोग्राफी के लिए, एक बार डायरेक्शन के लिए। एमर को नाइट ऑफ कैबरिया, नाइट ऑफ कैबरिया, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। इटालियन सिनेमा को एक्सपोजर वो ही देकर आया था पहले, जब जब लगा कि मदर इंडिया को कौन हरा सकता है, मैंने वो भी देखी, मैंने कहा हाँ ये भी अच्छी फिल्म है। मैजिकल प्लस रियलिज्म जो वो यूज करते हैं फेडरिको। बेसिकली जो अर्जेंटीन सिनेमा है, वहां पर मैजिक रियलिज्म आया था। जैसे आप जब आप उसमें जाएंगे ना, क्या कहते हैं, सबसे पहले लिटरेचर में आया था। तो पैब्लो नरूडा थे, एक राइटर, कुछ वो फिल्म बनाई थी, पोएम्स पोएम्स लिखते थे, और फिर वो मैजिकल रियलिज्म पर वो भी लिखते थे। और दूसरे अपने ये क्या नाम है, जिन्होंने अभी वो लिखी थी, क्या नाम है, गैब्रियल हाँ? गैब्रियल गार्सिया कोई है। गैब्रियल गार्सिया मार्केज, तो उन्हीं का भी मैं पढ़ रहा था एक नोवेल, द 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड, और लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा। तो इन दो, इन सब में ना, इनमें बहुत ज्यादा भर भर के वो मैजिक रियलिज्म है। इवन इवन जब आप नार्कोस देखेंगे ना, नार्कोस सीरीज आई है, तो उसमें भी काफी अच्छे से जिक्र किया है मैजिक रियलिज्म का। और उन्होंने बनाया भी वैसे ही है कि मैजिक रियलिज्म इज समथिंग विच इज about to happen, but it doesn't happen in reality, but you believe that it is going to happen, then it happens। तो वहां से मैजिक रियलिज्म की ज्यादा चीजें सामने आती हैं। एफटीआई अपने प्रिपेयर कर रहे थे, तो एफटीआई इंडिया का सबसे बेस्ट फिल्म स्कूल क्यों माना जाता है? यार अभी तो अनुराग कश्यप कहते हैं कि भाई किसी फिल्म स्कूल में मत जाओ, फिल्में बनाओ। वो कहते हैं कि लेकिन एनआईडी शायद। एनआईटी में जाओ, वो तो डिजाइनिंग का स्कूल है ना, लेकिन पाल बेसिकली। नलिन पता है, हाँ डायरेक्टर है लास्ट फिल्म पेन, शो। पाम चलो नलिन। सब, यस पेन यस नलिन। यस यस यस। वो थे, तो काफी सारे फिल्म मेकर्स आ रहे हैं वहां से। नहीं नहीं, बहुत यार, एफटीआई संजय लीला बंसाली निकले हैं, विधु विनोद चोपड़ा निकले हैं, सब कुछ जो नसीर साहब हैं, और अच्छे अच्छे राजू ईरानी निकले, मतलब एफटीआई ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट तो बड़ा है, पर वहाँ पर सीट कितनी है, 20 सीट है। और 20 सीट में से आप कितने लोगों को जानते हैं, मतलब हर 20 सीट एक कैटेगरी में, और मान लीजिए 10 कैटेगरीज है वहाँ पर, तो हर साल कम से कम 200 लोग निकलते हैं, और 200 के 200 लोग काम कर रहे हैं, आप जानते किसको है। और इट इज नॉट अबाउट कि आप किसको जानते हो, वो
काम तो कर ही रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कई लोग हैं ना जो बस नौकरी कर रहे हैं। और मुझे लगता है अगर आपको फ़िल्म्स बनानी है, आपको इस फ़ील्ड जो रिस्क लेकर आप इस फ़ील्ड में आए हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ना थोड़ा-सा और रिस्क लेके ना प्रॉपर काम करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए कुछ। तो मैं फ़िल्म मेकिंग में इसलिए थोड़ी आया था कि मुझे एफटीआई से डिग्री लेके कहीं नौकरी करनी है, किसी किसी बच्चों को पढ़ाना। मुझे तो फ़िल्म बनानी थी और मुझे तो बिना इंस्पायर फिल्म यही स्कूल करता के है। भी हो जाता है। हाँ, मैं बना बना ली, इफ़ी में सिलेक्ट हो गई। मुझे लगता है एफटीआई वालों की कई लोगों की नहीं हुई होगी, ऐसा मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए। बट लेकिन मैंने बट लेकिन हो रही है ना, काम तो कर ही रहे हो ना। और आपका इट इज़ मतलब ये हाँ, ये मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम ये आती है जब आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो तो आपको मालूम पड़ता है यार कैसे करोगे, क्यों करोगे? वो उसके लिए आपको 3 साल ट्रेन किया जाता है। मुझे भी मेरा भी 2019 में 18-19 में मैंने किया था, हुआ नहीं। मुझे लगता है कि देखो अब मैं भरूँगा तो फिर 3 साल डिग्री करूँगा तो तब तक मैं 30 साल का हो जाऊँगा। फिर मैं फ़िल्में बनाने के लिए फिर जाऊँगा तो मुझे लगता था कि नहीं है, वर्दी नहीं है। तो मैं फिर तब से मैं अपनी फ़िल्म्स और अपने उस पर काम करने लगा तो फ़िल्म बनाया। तब मुझे लगता है कि ये बेटर है, जो अनुराग कश्यप कहते हैं सही है कि भई देखो, अपने एस्थेटिक्स पे काम करो और फ़िल्में बनाओ, क्योंकि बाकी सारी टेक्निकैलिटीज़ तो आप हायर कर सकते हो। टेक्निकैलिटी जैसे है ना आप सिनेमैटोग्राफर भी हायर कर सकते हो वो सब, बट लेकिन बेसिकली जो निचोड़ है, जो है ना क्या कहते हैं, जो कोर लाइन है सिनेमा सिनेमा की, जो इमोशन है, वो तो आपको डेवलप करना पड़ेगा, ढूँढना पड़ेगा। नहीं, एक लैंग्वेज स्टोरी टेलिंग बताना, वो तो डेवलप वो करना आप वो आपको लेकर आनी पड़ेगी। तो वही उसी पर काम कर रहा हूँ। मैं उसी पर लग गया था। मनोज वाजपेयी जी भी शायद एनएसजी में नहीं हुआ था उनका 2-3 बार। तो उन्होंने कहा था और आप उनको फैसिलिटेट करते हैं, वहाँ पर बुलाते हैं सिखाने के लिए। मुझे लगा कि ठीक है, आप भी कर सकते हो तो कर रहे हो ये बना रहे हैं फ़िल्म्स। और बेसिकली एक नसीर साहब की लाइन है कि अगर आपको एक्टर बनना है ना तो आप ये सोच लो कि अब मैं एक्टिंग के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकता। ज़िंदगी में मेरे को एक्टिंग के अलावा कुछ आता ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं। तो फिर वो मैंने सोचा कि अब मेरे को फ़िल्में ही बनानी है, मेरे को और कुछ आता ही नहीं। तो वो है कि फिर आप धीरे-धीरे आप एक्सेप्ट कर लेते हो। पहले मुझे मुश्किल होता था एक्सेप्ट करना कि यार मैं डायरेक्टर हूँ। अच्छा मैं डायरेक्टर बन गया। मैंने 1-2 प्लेस डायरेक्ट किए थे यहाँ पे। तो मुझे पहले एक्सेप्ट नहीं होता था लोग डायरेक्टर डायरेक्टर बोलते, क्योंकि आप है ना सेल्फ क्रिटिकल भी होते हो कि यार अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो थोड़ी सी चीज़ ही तो लिखी है। फिर जब आप है ना थोड़ा करने लगते हो, फिर ज़्यादा लोग बोलने लगते हो, फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। फिर आपको उस कॉन्फिडेंस के साथ काम करना पड़ता है कि हाँ नहीं, नाउ यू आर द वन, नाउ यू हैव टू मेक फिल्म्स। तो ये चीज़ है। बासन का आइडिया कैसे आया? क्या एक्सपीरियंस है आपका शूट करने में? बहुत अच्छा बासन का आइडिया बेसिक यहीं से आया था। मतलब हम लोग गाँव से अभी भी गाँव में ही हम लोग, ग्वालियर का एक छोटा-सा शहर है डबरा, गाँव में ही है। तो आप दिन भर उसी माहौल में रहते हो, आप सुनते हो अच्छा ये कहानी, वो कहानी। तो बासन एक कहानी है जो ऐसा गढ़ा हुआ होता है, गढ़ा हुआ धन होता है। उसको खोदने के लिए जो लालच के लिए लोग जाते हैं ना, उसमें क्या-क्या खो देते हैं। वो तो मतलब बेसिकली नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया में और ऊपर सब लोग ये स्टोरी रहती है कि वो माया खाई है, उसको खोदने जाओगे। वो मुझे आइडिया आया। मुझे लगा कि इस पर फ़िल्म बनाई जा सकती है और बिल्कुल बनाई जा सकती है। तो मैंने एक स्टोरी थोड़ी-सी ढूँढी और फिर चीज़ें मिली। तो जब फाइनली डिसाइड हुआ कि इसको स्टोरी के तौर पे बनाया जा सकता है, जो मेरे पास जो कैमरा था, जैसा साउंड था, जो कुछ भी था मैं उठा के जंगल में चला गया और वहाँ पर एक मंदिर में सारी टीम को ले गया। मैंने कहा यहाँ रुकेंगे अपन 10-15 दिन फ़िल्म शूट करेंगे तब वापस जाएँगे। तो फिर वहीं रहे हम लोगों ने फ़िल्म शूट की, जब लगा कि अब शूट हो गई है तो वापस आ गए। वो बन गई। पूरा टाइम लेकिन 2 साल लग गया पूरी फिल्म बनाने में। 2 साल लग गया, हाँ, 2 साल तो बीच में मुझे 7-8 महीने इंजरीज़ भी हुई। जब मैं एडिटिंग कर रहा था, इसी टेबल पर कर रहा था एडिटिंग, तो बैठे-बैठे क्या मेरा स्लिप डिस्क हो गया। तो स्लिप डिस्क हो गया तो बैठे-बैठे तो फिर उसको रिकवर करने में 4-5 महीने लग गए। फिर एक एक्सीडेंट भी हो गया था। बस ये सब चल रहा था कि हाँ, 2 साल लग गए उसमें। पर फिर भी 1 साल, डेढ़ साल तो मान लीजिए कि आपको फ़िल्म में देने पड़े। बिकॉज़ लैक ऑफ आपके पास पैसे नहीं है। मतलब मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे। 1 डेढ़ लाख रुपए में क्या कोई सोचेगा मेरी फ़िल्म बनाना है, क्या ही होता है 1 लाख रुपए में। तो मतलब 1 लाख रुपए तो अगर बड़ी फ़िल्म का तो ये समझ लो कि 1 दिन का खर्चा भी नहीं है। 10 तो वो उसमें पूरा फ़िल्म बनाया और मैं बताता हूँ 35,000 में हमारी फ़िल्म शूट हो गई थी। क्योंकि है ना हमारे पास एक्टर से मैंने बोला पैसे नहीं है मेरे पास।
तुम्हें काम करना है तो करो। उनको स्टोरी पसंद आई, वो तो आ गए। मेरे दोस्त ही थे सब ज़्यादातर तो। ऐसा कोई नहीं था जिसको मैं जानता नहीं था ऑब्वियसली। और जो गाँव वालों से एक्टिंग कराई उनको पेमेंट कर दिया थोड़ा बहुत, बाकी वो खुश थे कि चलो यार फ़िल्म शूट हो रही है। बाकी गाँव वालों ने बहुत हेल्प की मुझे। गाँव वालों ने जो मिला उसने हेल्प। और वही वही होता है जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो बैग बोरो स्टील करना पड़ता है। तो स्टीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। बैग किया, बोरो किया, बस ऐसे फ़िल्म बनाई है। कितने दिन में शूट की थी सिर्फ शूटिंग? 10-12 दिन में शूट हो गई थी। हम 5 दिन पहले चले गए थे ताकि एक्टर्स माहौल में सेट हो जाए, लैंग्वेज पकड़ लें, अपने कैरेक्टर में थोड़ा काम करें। और हम लोग प्रोडक्शन डिजाइनिंग के लिए घर में ढूंढ रहे थे कि सर आपके घर पे शूट कर लें। एक बहुत अच्छी फिल्म है, मैं सबको रिकमेंड करूंगा, मोस्टली देखी होगी। एक फिल्म है गुरविंदर सिंह की, अन्य घुड़े का दान, आर्म्स ऑफ ब्लाइंड हॉर्स। मैं बहुत इंस्पायर हुआ था उस फिल्म से। मैंने कहा यार ये फिल्म कैसे बनाई इन्होंने। और मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मैंने कहा ये भी ऐसे शूट कर रहे हैं तो मैं भी शूट कर सकता हूँ। मतलब मैं समझ लो कि फिल्म शूट करने से महीने भर पहले मैं वही देख रहा था। मैंने कहा मेरे को फिल्म बनानी है, मेरे को ऐसा लगा कि मैं फिल्म बनाऊंगा। तो वो इतना इंस्पायरिंग है वो। गुरविंदर जी भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। उनकी और भी उनकी और भी फिल्में आ चुकी हैं, बट वो नेटफ्लिक्स वगैरह पे नहीं है, कहीं मिलती नहीं उनकी मूवी फिल्म। पे थी मेरे ख्याल, मूवी पे है या थी अन्य घोड़े था। थी, अभी अभी तो कहीं नहीं है। मतलब एक अध चलानी रात आई थी उनकी। चौथी कूट है, चौथी कूट तो शायद यूट्यूब पर है। तो बट उनकी फिल्म थोड़ा अभी मिल नहीं रही है। बट नेटफ्लिक्स पर ये अन्य उड़ेदा दान भी नहीं मिली थी, मूवी पर थी पहले। ये सबसे बड़ा स्ट्रगल रहता है यही कि मेरा आपकी फिर फिल्म। अगला क्वेश्चन था कि आजकल क्यों ऐसा हो रहा है कि ओटीटी पे इतनी इजीली फिल्म नहीं मिल रही, जैसे कि अन्य को रद्दन हो गया, बासन हो गया। आजकल बड़ी फिल्म अगर आप नेटफ्लिक्स देखें तो फिर वो बड़ी फिल्म ही ले रही है। यार वो क्या है ना, कमर्शलाइजेशन हो गया है इस चीज़ का। और बेसिकली आप देखोगे ना, ओटीटी मतलब जियो के बाद, जैसे ये जियो और कोविड दो ऐसी चीज़ें आई हैं, इसके बाद है ना, मैं तो कहता हूँ कि कंटेंट का अतिक्रमण हो गया है। एवरीवन इज स्टार, एवरीवन इज लाइक क्या कहते हैं, एवरीवन इज लाइक स्टार, एवरीवन इज कंटेंट क्रिएटर। मतलब मैं कभी कभी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखता हूँ तो लोग ऐसे लगते हैं कि एक्स टिकटॉकर, टिकटॉकर क्या बोलते हैं, टिकटॉकर, एक्स टिकटॉकर। मैंने कहा ये भी टर्म होती है, मुझे मालूम नहीं था। क्योंकि मतलब टिकटॉक क्या ही है, मतलब आप कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाओ, कुछ भी। इवन कैरी मिनाटी है, ये लोग भी गाली वाली देते थे स्टार्टिंग में, बाद में आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं बेसिकली। तो हमारा जो काम है एज अ फिल्म मेकर, वो सिर्फ एंटरटेन करना नहीं है। आपको सिनेमा सिनेमा इज नॉट ओनली फॉर एंटरटेनिंग। कई और क्या है ना, आजकल जैसे कई, जैसे अरशद वारसी का एक इंटरव्यू सुना था कि हम लोग एंटरटेनर है। अक्षय कुमार कहते हैं कि हम एंटरटेनर है, हमारा काम है सिर्फ एंटरटेन करना। अगर आप एंटरटेनर हो तो आपको पैसा मिलता है। बट अगर प्रॉपर सिनेमा बनाते हो, सत्यजीत रे कभी अरबों खरबों में नहीं रहे, वो अपने कोलकाता में उसी घर में जिंदगी कर रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता इंडिया में उनसे बड़ा कोई डायरेक्टर है। वर्ल्ड के टॉप 10 डायरेक्टर्स में आते हो, और इंडिया में तो उनसे बड़ा कोई है भी नहीं। तो वो उन्होंने कभी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर कोई बड़ा काम नहीं किया। मुझे लगता है सबसे बड़ी फिल्म जिस जो थी उनकी, शतरंज की खिलाड़ी थी। पहली और इकलौती हिंदी फिल्म थी। उन्होंने 2 हिंदी फिल्म बनाई, एक तो शतरंज की खिलाड़ी बनाई थी, और एक और वो बनाई थी, शॉर्ट फिल्म थी, क्या नाम था, ओमपुरी थे इसमें। वो मुंशी प्रेमचंद्र की राइटिंग पर थी वो, क्या मैं भूल गया इसमें। ब्राह्मण और वो जातिवाद का वो है, मैं भूल गया वो। तो मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा कोई। और जब आप कमर्शियल पर आ जाते हैं तो उस टाइम पर ऋषिकेश मुखर्जी भी फिल्म बना रहे थे, हमारा खबर है ना। और क्या कहते हैं, जो पैसा कमा रहे थे, डॉन भी बनाई। हालांकि ये सब भी कमर्शियली भी, इवन पुराना जो सिनेमा था, इंडियन सिनेमा, वो है ना क्या कहते हैं, फिर भी फिलोसफिकल लेवल पर है ना, ऑथेंटिक था। जब से फिर वो जब से ये सब क्या कहते हैं 90s के बाद थोड़ा सा चेंज ज्यादा हो गया, थोड़ा इमोशंस पे काम और उन पर ज़्यादा हो गया अय्याशियों पर। मुझे लगता है कि मतलब बेसिकली आप है ना, फिलॉसफी को अगर लेकर चलेंगे तो फिर आप एक चीज़ देखिए, लोग आजकल, मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था किसी का, एक साइकियाट्रिस्ट है, वो ये कह रहे थे कि अभी आज आज के टाइम पे ना मेंटल बीमारियां ना, कुछ 350 मेंटल बीमारीज हो गई है। 350 मेंटल बीमारियां।
उस टाइम पे बस 2 बीमारियाँ होती थी आज से करीब 20-30 साल पहले कि है ना, अरे दुखी है या फिर डिप्रेस्ड है, ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये है, वो निकल जाता। तो आजकल मेंटल बीमारियाँ कैसे हो गई हैं? जेंडर से इतने सारे कैसे हो गए? बिकॉज़ यू आर टू मच ओपन टू टू नो मतलब एक्सेप्ट करने के लिए इतने ज़्यादा ओपन हो गए हो कि सही और गलत आपको समझ नहीं आता तो आप सब एक्सेप्ट कर लेते हो। मतलब इवन 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 सेक्सुअलिटी देखें आजकल लोग है ना बहुत ज़्यादा वो ओपन हो गए चीज़ों को लेकर और इवन चीज़ों और भी चीज़ें हुई जैसे कंटेंट को लेकर कि हाँ ठीक है गाली दे रहा है कोई नॉर्मल बात है नहीं भाई नॉर्मल बात नहीं है कैरी मिनाटी की वीडियो हम नहीं देख सकते पेरेंट्स के साथ है ना और मिर्जापुर नहीं देख सकते आप है ना पेरेंट्स के साथ अकेले में देखो उनका ठीक है चलो मिर्जापुर वगैरह ये लोग कंटेंट कर रहे हैं थोड़ा फिलोसफी डालते हैं थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं ताकि ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो जाए या फिर कॉमन लैंग्वेज ये यूज़ करते हैं। पर लेकिन मुझे लगता है ना कहीं जो जनहित में जारी होती है चीज़ जैसे कोई सिनेमा या फिर कोई भी कंटेंट या ओटीटी है, वो अगर जारी होती है ना तो वो एक तरह से इंस्पायर भी करती है लोगों को। और वो अगर लोगों को इंस्पायर करती है तो मुझे लगता है उनकी थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी रहती है कि वो थोड़ा-सा ना सहज होके बनाएँ और है ना मतलब ऐसा करें कि लोग मोटिवेट भी हों उससे, ना कि सिर्फ़ गाली देने के लिए मोटिवेट हों या फिर सेक्सुअली या फिर वो क्या कहते हैं, उस चीज़ मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं सिर्फ पॉज़िटिव साइड भी देखें। इसीलिए मुझे लगता है कि ये ज़्यादा आजकल इतना जो ऑथेंटिक सिनेमा आता है ना, जैसे हमारी फ़िल्म या फिर गुरविंदर जी हैं, उनकी फ़िल्म कहीं ओटीटी पे नहीं कि लोग देख ही नहीं रहे। मुझे लगता है यार इतना स्लो फ्रेम्स है, क्या चल रहा है सिनेमा? उनको चाहिए ताड़-धाड़, धूम-धड़ाका। साउथ इंडियन सिनेमा इसीलिए तो थोड़ा-सा जैसे कंतारा पे बात चल रही थी हमारी, कंतारा एक बहुत अच्छी आर्ट फ़िल्म बन सकती थी। जैसे बासन है वो आर्ट फ़िल्म है और वो भी फ़ोकलोर पर ही है। तो कंतारा पर लेकिन उन्होंने कमर्शियल बनाई, तब जाके उसने 350 करोड़ कमाए। तो वो है कि आपको ताड़, धूम, धड़ाक मतलब जैसे आप है ना कंतारा इतनी हिट हुई, सब कुछ है, ठीक है, अच्छा है। बट आप ऑथेंटिकली देखेंगे तो बीच में आप थोड़े-से लूज़ कर देते हो, जब वो फाइटिंग सीन हो रहे होते हैं, है ना? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई अभी अभी तो बहुत अच्छा इंसान था, अब 10 लोगों को मारने से पहले सोच नहीं रहा है कि उसको भी खून निकलेगा। सेंसिबिलिटी कहाँ गई? तो मुझे कभी-कभी लगता है कि वो आपको करना पड़ता है। जैसे कब कल हम भी अगर कभी कमर्शियल फ़िल्म बनाएँगे तो पैसे के लिए करना पड़ेगा भाई। ऐसा थोड़ी भूखे थोड़ी रहेंगे। बट लेकिन ये इट इज़ नॉट सिनेमा, ये क्लियरली है कि अगर मैं कल ऐसी फ़िल्म बनाऊँगा तो ये नहीं कहूँगा कि ये सिनेमा है। मैं कहूँगा ये फ़िल्म है भाई देखो, मज़े करो, पैसे खर्च करो और हमें दो पैसा। बट ये नहीं है। तो इसमें क्लियरली डिफरेंस होना चाहिए। इसीलिए जो अच्छी सिनेमा है, इवन डिसाइपल कोई नेटफ्लिक्स ने ले ली बट मुझे लगता नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ होंगे। जो आ आर्ट आर्ट सिनेमा देखते हैं उनके लिए ही ज़्यादा वो है मतलब कि वही ज़्यादा थोड़ा-सा देखते बहुत हैं इन सब कम चीज़ों को। ऑडियंस होगी जो ऐसा दिखता हो। वही वो तभी मुझे आजकल कोई ले भी नहीं रहा है ओटीटी पे अपनी। संदीप रे बोलते थे ना कि इंडियन ऑडियंस आर वेरी बैकवर्ड ऑडियंस। वो है, वो रियलिटी है मतलब वो जो क्या कहते हैं ना एक सड़क छाप सोच बोलता हूँ मैं उसे, तो वो है कि भाई मज़ा ही नहीं आया, क्या फ़िल्म बनाई, कुछ हो ही नहीं रहा ये वो। आपने एनिमल देखी? मैंने यार सच बताऊँ देखी बट मैंने लैपटॉप में देखी, मेरी हिम्मत नहीं हुई उधर जाके देखने की। उसके लिए बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि मेल शॉविनिज़्म ज़्यादा दिखाया है, फेमिनिज़्म का बहुत खिलाफ है और मुझे लगता है कि गलत तो है। बेसिकली आप चीट ही कर रहे हो ना, किसी भी अगर इफ यू आर चीटिंग योर पार्टनर देन इट इज़ अ चीटिंग एंड इफ यू आर स्लैपिंग द पर्सन और इवन अ लेडी तो इट इज़ नॉट अ जेंटलमैन्स थिंग। कोई भी रीज़न दे दो। भाई ह्यूमन्स तो होते ही हैं एक अच्छे रीज़न देने के लिए। कल को मैं आपको मर्डर कर दूँ और फिर एक रीज़न दे दूँ कि यार दिस इज़ द रीज़न तो वो ऑथेंटिक थोड़ी हो जाएगा। उस पर तो आई डोंट लाइक मतलब एनिमल कबीर सिंह मैं कभी रिलेट नहीं कर पाया। लेकिन सर काफ़ी पैसे कमा रही है तो फिर ऑडियंस का क्या कहेंगे? वही क्या बात आ है जाती है मतलब सत्यजीत रे की। इंडियन ऑडियंसेस आर द बैकवर्ड ऑडियंस। इट इज़ इट इज़ वेरी बैकवर्ड ऑडियंस। पर लेकिन सत्य रे होना और वैसा कुछ बनाना बड़ा ही मुश्किल है। लोग नहीं जानते सत्य रे को। सलमान खान को जानते हैं।
सलमान खान की लास्ट 2-3 फ़िल्में तो मैंने देखी नहीं है, जो क्या-क्या आ रही थी। पहले तो एंटरटेनिंग ही होती थी, वांटेड वांटेड चलो, दबंग-वबंग एंटरटेनिंग थी, रेडी भी एंटरटेनिंग थी, चलो कोई स्टोरी थी। बट ये अभी कोई टाइगर से पहले भी 1-2 आई थी, जो बड़े-बड़े बाल थे उनके, राधे आई गेस कुछ ऐसा था। कुछ तो थी हाँ। तो क्या ही है मतलब, सलमान खान वो तो फ़िल्म रिलीज़ हो गई मतलब छप गए 200 करोड़ सलमान के नाम से। बट देखो यार, रियलिज्म थोड़ी है कि एक 57 ईयर 58 इयर्स का बंदा मेरे पापा से भी 5 साल बड़ा है वो, मेरे से छोटी लड़की के साथ घूम रहा है, इश्क लड़ाता हूँ। तो समटाइम इट हर्ट्स। सर अभी आप कोई न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स वगैरह? एक प्रोजेक्ट है, वो भी आर्ट हाउस सिनेमा है, और तो इट इज़ अ फिर फीचर फिल्म है। वो भी ऐसी ही बासन जैसी है। बेसिकली ये फीचरेट में आ जाती है, जो 60 से 70 मिनट के बीच की होती है ना, फीचरेट में आ जाती है। नॉट ये ना प्रॉपर फीचर होती है। मतलब इनमें, हाँ, इनमें सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट क्या है ना, 70 मिनट से कम की फ़िल्म शॉर्ट मानती है, 70 से ज़्यादा फीचर मानती है। और जो फॉरेन में होता है वो 60 से ऊपर होती है, वहाँ की फीचर हो जाती है, और 60 से कम। तो ये हम लोग सबसे ज़्यादा फँस जाते हैं कि भई फीचर में भेजें या नॉन फीचर में भेजें। तो पासन जो थी वो 73 मिनट की फ़िल्म थी, तो इफ़ी के लिए मैंने उसको कट किया 4 मिनट। 69 मिनट की फ़िल्म भेजी मैंने उसे। 1 मिनट का फीचर से बस। तो एक चल रही है फ़िल्म जिसमें स्टोरी है, मतलब ये क्या कहते हैं, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं अलग-अलग, जैसे ड्रग्स हुए, जो बच्चे ड्रग्स वगैरह लेते हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस है। ये 2-3 चीज़ों को लेकर एक स्टोरी बुनी है मैंने। उसका नाम है, मतलब मैं बताऊँगा नहीं, मतलब चप्पल नाम रखा है मैंने उसका, चप्पल। तो उस पर काम चल रहा है। एक्टर जो हो उसमें? नहीं यार, अभी कोई बड़ा मैं अभी नहीं, नहीं, नोन एक्टर नहीं लूँगा मैं उसे। नोन एक्टर आप ले लोगे ना, तो अभी आप फिर उस तरीके से काम नहीं कर सकते जो अभी मैं कर सकता हूँ। पूरी वो बिकॉज़ नहीं होता, कंट्रोल हाँ, नहीं मैं होगा। कंट्रोल नहीं होगा। और अभी आप जब नए डायरेक्टर हो तो आप है ना, ट्राई करो कि आप अपना कंटेंट को ज़्यादा क्रिएट करो रेदर देन फ़िल्म को कमर्शियलाइज़ करना। मैं अगर 8-10 लाख में फ़िल्म बना लूँ, और अगर हाँ, मैं इसे पिच करूँगा किसी आर्ट हाउस प्रोडक्शन कंपनी को, अगर वो लेता है तो फिर ठीक है, उनकी मर्ज़ी, अगर वो कर सके तो। मैं अभी ये नहीं कि मैं सारा बजट एक मनोज बाजपेयी को लिए खर्च कर दूँ, वो नहीं करेंगे अभी। यू हैव टू बी स्मार्ट व्हेन यू डोंट हैव मनी। एडवाइस यंग फिल्म मेकर्स के लिए। यार कुछ नहीं, बस उठाओ कैमरा, निकल जाओ, शूट करो, एडिट करो और डाल दो। बस इतनी सी एडवाइस है कि आप कुछ नहीं करना, बस कहीं सिलेक्शन हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, पैसे नहीं है, 4 लोग इकट्ठे करो, कैमरा उठाओ, अच्छा सा कंटेंट करो, बस आप बेसिक सेंस को मतलब डेवलप करते रहो। उसके लिए आप वर्ल्ड सिनेमा देखो, जिन-जिन अभी हमने फ़िल्म मेकर्स की बात की, लिटरेचर की बात की, सत्यजीत रे को ही देख लो एक बार आप पूरा ना। मैंने भी पूरा नहीं देखा कि कुछ 30 फ़िल्में कुछ है, 30-35 कुछ। मैंने मुश्किल से 10-12 ही देखी होंगी। बट बट आप इनकी पूरी फ़िल्में देख लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे वाह! अकीरा कुरोसावा की देख लो, वो अकीरा कुरोसावा तो कमर्शियल भी थे। आप उनको देखोगे ना, कि वो सर्जियो लियोन जो वन्स अपॉन अ टाइम वो फ़िल्म बनाते थे ना, जो डॉलर ट्रायलॉजी जो है, सारी इंस्पायर वहाँ से थी, अकीरा कुरोसावा की फ़िल्मों से। तो इवन जो रशोमोन थी ना, वो पहली फ़िल्म थी जिसे वो अकेडमी अवार्ड बेस्ट फॉरेन फीचर मिला था। वहीं से स्टार्ट हुई थी, रशोमोन इफ़ेक्ट भी वहीं से आया। तो रशोमोन बहुत कमर्शियल फ़िल्म भी थी, उस टाइम के हिसाब से। हमारे यहाँ पर तो क्या है, डिवाइड हो जाता है कि कमर्शियल और क्या कहते हैं, वो आर्ट फ़िल्म, इन दोनों में बहुत कर्रा डिवाइड हो जाता है कि इधर या इधर, बीच में नहीं रहता। बीच में रहते हैं तो वो आजकल जो कर रहे हैं वो मलयालम और साउथ इंडियन सिनेमा ही कर रहे हैं। एक एक मूवी आई थी, अभी मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, इरट्टा करके एक मूवी आई थी, इरट्टा, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इरट्टा मतलब ट्विन्स, और मैंने देखी नहीं थी। मैं इसी में यहाँ की टीम से मिला था, इरट्टा की टीम आई थी, तो मैं वहीं पर मिले थे मुझे पार्टी में। तो उन्होंने कहा कि हमारी फ़िल्म लगी है इरट्टा, मैंने कहा देखूँगा। तो जब मैंने जाके देखी, बाप रे! व्हाट अ फ़िल्म। मलयालम सिनेमा? मलयालम सिनेमा, हाँ। इरट्टा इरट्टा इज़ अ मस्ट वॉच मूवी।
बेटा ज़रूर देखें, और इसलिए क्योंकि वो इज़िली अवेलेबल भी है नेटफ्लिक्स पर। तो हाँ, और बाकी लोगों की एडवाइस यही है यार, कुछ नहीं, कैमरा उठाओ, शूट करो और लिटरेचर पढ़ो। सबसे पहले स्टोरी, शूट शूटिंग और एडिटिंग, स्टोरी डेवलप करो, आसपास की स्टोरीज पकड़ के एक स्टोरी बनाओ। नहीं है लिटरेचर पकड़ो, लिटरेचर नहीं है तो एक कोई भी किसी राइटर की स्टोरी पकड़ के उस पर काम करो, उसको एडेप्ट करो, शूट करो। साउंड और कैमरा ही दो चीजें चाहिए होती है। डबिंग कर लो साउंड के लिए, एडिटिंग के लिए, मैनेज करके एक फिल्म बनाओ। जब आप बना लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप दूसरी फिल्म भी बना सकते हो। आप तीसरी फिल्म बना सकते हो। बासन इज नॉट माई फर्स्ट फिल्म। बासन से पहले नहीं, शॉर्ट भी नहीं, बासन से पहले मैं 12 फिल्में बना चुका हूँ, जो आधी अधूरी पड़ी हुई है कहीं ना कहीं, जो कभी डेवलप ही नहीं हुई। बासन वॉज द फर्स्ट फिल्म जब मुझे लगा कि नहीं, इस पे काम करूंगा मैं, जितना भी टाइम लगे। तब वो लोगों ने पसंद की। तो बस लगे रहो यार। एक एक पहले एक भैया थे जिनके साथ काम करता था, उनके यहाँ लिखा था, राइट, एडिट और रिपीट। बस आप ये करो। बेसिकली आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा ना कि व्हाट यू रियली वांट टू डू। वही है बस। सिनेमा बनाइए, देखिए, बस यही जिंदगी है। और लोगों को भी दिखाइए, फिल्म फेस्टिवल में भेजिए ताकि लोगों को आपको दिखाइए पता लगे कि कैसे बनाई। और अपने यहाँ की कहानियां लेकर आइए, जो आपने ही सुनी है, किसी और ने सुनी नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है, जैसे आज मैं एक फिल्म के बारे में बात कर रहा था ना, सोसाइटी ऑफ स्नो, वो एक प्लेन इन दिस माउंटेन में कहीं खो गया था। वो लोग है ना, वहाँ फंसे रह जाते हैं, 2 महीने तक फंसे रहते हैं, उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता। तो जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज को खाते हैं वो। तो मैंने कहा यार, और उनकी सारी चीजें, तो उनके पास सारी स्टोरीज थी, उन्होंने नोट भी कर रहे थे। मुझे लगता है कि अगर वो लोग मर जाते तो वो स्टोरी सामने आ ही नहीं पाती कभी, और फिर शायद वो सामने नहीं आती तो कोई उन पर फिल्म नहीं बनाता, और अगर कोई फिल्म नहीं बनाता तो शायद मैं भी नहीं देखता उसे। तो ऐसी ऐसी स्टोरीज है ना कहीं कहीं दबी होगी कहीं। अगर आप उसको ढूंढेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि अच्छा ये भी, ये जैसे अभी 12th फेल आई है ना, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर की कहानी है 12th फेल। ऐसा नहीं कि कोई बहुत चंबल के, हम मैं भी चंबल से ही हूँ। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक कहानी घटी आज से 10-15 साल पहले। मुझे कुछ मालूम भी नहीं था। वो तो 2019 में उनकी नोवेल आई थी 12th फेल, तब पढ़ी थी हमने। तब मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा ये ऐसी स्टोरी भी है, कभी पैसा आया तो कभी बनाएंगे। विनोद चोपड़ा ने बना दी, आज वो हिट है। अगर वही है कि किसी ने डिग कर ली वो स्टोरी, ऐसा नहीं है कि चंबल में एक ही कहानी, और भी कहानी होगी। बासन है जैसे, और भी कहानी है जो कहीं ना कहीं, जो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ स्टोरीज तो होती है। एज a human we are compelled to tell the story, otherwise we will be dead inside। तो बनाओ, ऐसा ही है सबको, यही मैं तो कहूँगा कि भाई बनाओ, ढूंढो। सर ऑन दैट नोट, थैंक यू सर इतना शेयर करने के लिए अपनी नॉलेज। और थैंक यू आकाश, मुझे भी अच्छा लगा। आई वॉज नॉट वेरी वेल टुडे, बट इट इज वेरी प्लेजर टू मीट यू, और सब लोगों तक। मेरी तरफ से भी सर, आपने टाइम दिया और इतना आपने बताया अपनी जर्नी के बारे में, फेवरेट फिल्म मेकर्स। सो थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। थैंक यू आकाश, और थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छा लगा, और करते रहेंगे चर्चा, और यस बढ़िया फिल्म बनाइए सबको। यस सर, थैंक यू, थैंक यू सर। मिलते हैं।